Hey guys, this is CA Amit Raghav. So today we are going to discuss the schedule 3 which is called the negative list in the present regime. But before going further, let's discuss what we are going to discuss today. First, we will understand the brief history of the old tax regime, that is the service tax regime. और ये नेगेटिव कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द नीड फॉर नेगेटिव कंसेप्ट एंड व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट इज़ द जीएसटी नेगेटिव लिस्ट एंड व्हाट आर द अमेंडमेंट्स which were made by CGST Amendment Act 2018 which are applicable for the May and November 2000 examination. So let's start. पहले 1994 से स्टार्ट करते हैं. 1994 इंट्रोड्यूस द सर्विस टैक्स. ये टाइम था हमारा ग्लोबलाइजेशन का. पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, जहाँ पे हमारी इंडिया को प्रोन किया गया फॉर द एफडीआईज बाय द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी. उस समय बहुत ही अच्छे ये इकोनॉमिस्ट माने गए थे, क्योंकि हमारी जो रिसेशन चल रहा था, जो इकोनॉमी की हालात थे, वो बहुत ही ग्रिमिंग थी. नाउ वाई इट वॉज इंट्रोड्यूस, कि क्यों ऐसा हुआ. उन्होंने ये सोचा कि केवल और केवल ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के अंदर हम केवल गुड्स ही सेल करते हैं या वही हमारा जीडीपी का पार्ट बनते हैं. जस्ट बिकॉज द जीडीपी का पार्ट हमारी सर्विसेज ही बनती हैं, तो देयरफॉर दे ब्रिंग द the three services under the net of the service tax and started the levying the and collecting the service tax as a revenue of the indirect tax. अब उसके बाद में ये बढ़ते बढ़ते 2011-12 तक 119 सर्विसेज को इन्होंने कवर किया. तो ये कंसेप्ट कहलाता है हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट. मतलब हमने सभी चीज़ों को हमने टैक्स नहीं लगाया, कुछ केवल कुछ एक सिलेक्टेड सर्विसेज को हमने टैक्स लगाया. तो दिस इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव कंसेप्ट. अब क्वेश्चन है कि नेगेटिव कंसेप्ट क्या है. नेगेटिव कंसेप्ट है हमारा कि सारी चीज़ों पे टैक्स लगा दो कुछ को छोड़ करके. तो वो कुछ जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती है नेगेटिव लिस्ट. अच्छा, पहले के मुकाबले और इसमें क्या डिफरेंस देखा आपको. पहले हमने क्या करा, कुछ सिलेक्शन करा, तो ये हमारा हुआ पॉजिटिव कंसेप्ट, बिकॉज सारी चीज़ों को हमने हटा दिया, केवल कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को हमने पॉजिटिव रखा विच आर कम इन टू द नेट ऑफ द सर्विस टैक्स. इन नेगेटिव केस what we levy the service tax on all the services except the negative list. So this is called the negative concept. अब क्वेश्चन ये है कि क्या सर्विस है और ये इन्होंने क्यों अपनाया. रीज़न है कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड हमारी कंट्री है इंडिया, जहाँ पे मल्टीपल टाइप की सर्विसेज होती हैं, मल्टीपल टाइप की लेगुनाज निकाल दिए जाते हैं, मल्टीपल टाइप के लूप होल्स निकाल दिए जाते हैं, फिर उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है. तो दिस इज़ द रीज़न दे इंट्रोड्यूस द नेगेटिव कंसेप्ट कि सब चीज़ें टैक्सेबल हैं, सब चीज़ें आपकी सर्विस टैक्स के दायरे में, केवल कुछ को छोड़ के, जो कि हम बताएंगे. तो ताकि कुछ लूप होल्स को उसकी डेफिनेशन से अलग ना करें, तो इसी वजह से पॉजिटिव से हम शिफ्ट हुए नेगेटिव कंसेप्ट पे. और 2017 ऑनवर्ड्स एज वी हैव इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इन्होंने इसमें भी हमारा ये नेगेटिव कंसेप्ट को यूज़ किया है बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द शेड्यूल. तो एक जर्नी देख लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ सप्लाई के अंदर हमने देखा कि गुड्स एंड सर्विस आर लेविएबल और कंसीडर एज सप्लाई इफ इट इज कम इनटू द परव्यू ऑफ सेक्शन 7, दैट इज ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई. एंड शेड्यूल 1 which we have already discussed, like 5 services which has to be treated as supply even if made without the consideration. Then we have also discussed the importation of the service even for or with the or not for the furtherance of the business. In case of a second, we have identified few cases either which we will take either as a goods or a service. मतलब हमने क्या करा था, पहले सेक्शन 7 के अंदर हमने ये कंसीडर कर लिया था कि क्या चीज़ें हमारी कंसीडर की जाएंगी एज अ सप्लाई. एंड देन शेड्यूल 1 ने डिफ़ाइन की थी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जहाँ पे अगर कंसीडरेशन ना भी हो तब भी हम उसे सप्लाई मानेंगे. सेक्शन 7 को अगर हमने रीड करा था शेड्यूल 2 के साथ में, तो हमने आइडेंटिफाई की थी कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज जिनको या तो गुड्स कंसीडर किया जाएगा या सर्विस की कंसीडर किया जाएगा. और ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारी लिटिगेशंस थी पुराने टैक्स रिजाइम में. किसी के अंदर हम डबल टैक्सेशन लगा देते थे, कंसीडर एज अ गुड और कंसीडर एज अ सर्विसेज और कंसीडर एज बोथ, बिकॉज बोथ द एलिमेंट
पहले हमारे उसमें आइडेंटिफाई हो सकते थे और आइडेंटिफाई करवा दिए भी जाते थे. So in order to mitigate or in order to remove this anomaly in the current tax regime, they introduced the schedule 2, and now we are going to discuss the schedule 3 in this lecture. बट इसमें मैं बता दूं कि कुछ अमेंडमेंट जो हैं उसका मैं एक सेपरेट एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट हैज़ टू बी taught separately. सो लेट्स मूव टू द शेड्यूल 3. अब मैं पहले आपको बता दूं कि शेड्यूल 3 आइडेंटिफाई करता है वो गुड्स और सर्विसेज जो कि सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगी, ऑल्दो वो सारे टेस्ट पास कर रहे होंगे बट उन पर जीएसटी नहीं लगेगा, ना ही उन्हें गुड्स कंसीडर किया जाएगा, ना ही उन्हें सर्विस कंसीडर की जाएगी और उन्हें टैक्स के दायरे से अलग रखा जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. So the schedule 3 defines the activities which are to be treated as neither as a supply nor as a services. In this queue, the first service is the duties performed as a chairman or a member or director in a body established by the central government, state government or local bodies, or who is not deemed to be as an employee बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज. इसके अंदर देखो सिंपल सा कंसीडर करो, अब जो डायरेक्टर की पोजीशन पे पीएसयू में बैठे हुए होते हैं वो टेक्निकली क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब टेक्निकली, बट दे आर द पब्लिक सर्वेंट, दे आर नॉट डूइंग द जॉब, दे आर डूइंग आर जॉब. बट इन दैट केस कि क्या उनके ऊपर वो सर्विस है, द आंसर इज़ येस. बट इसको दायरे से अलग रखना एक बेसिक कंसेप्ट ये था, बिकॉज दे आर गेटिंग द सैलरी, बिकॉज दे आर सर्विंग अस, दैट इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया. बट इनका जो बेसिक नेचर है वो नेचर है सैलरी का. तो दिस इज़ द रीज़न इट हैज़ बिन इंट्रोड्यूस एज अ नेगेटिव लिस्ट. अनदर इज सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम एंड मोर्टरी इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज़. अब देखिए क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ बहुत ही एम्पैथेटिक व्यू और बहुत ही सिंपैथेटिक व्यू लिया जाता है, बहुत ही लीनियंट व्यू लिया जाता है. तो सिमिलरली कुछ इस टाइप के केस में हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ा एक वैल्यूड व्यू रखेगी और उसके अंदर ऐसी सर्विसेज को उसने एग्जम्प्ट किया है. सिमिलरली सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू द क्लॉज बी ऑफ पैरा 5. अच्छा, हमने सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 में क्या बोला था, हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी अंडर कंस्ट्रक्टेड कॉम्प्लेक्स सर्विस या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है तो इट हैज़ टू बी कंसिडर एज अ गुड्स और द सर्विस टैक्स हैज़ टू बी लेविड. बट यहाँ पे है सेल ऑफ बिल्डिंग पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड पोस्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट. सो सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग has to be treated as neither to be treated as sale of goods or neither treated as sale of services. So in that case it has to be kept outside the purview of the GST. Actionable claim other than lottery, betting and gambling. एक्शनेबल क्लेम आपने पहले भी पढ़ चुके हो, ये अलग रखा गया है. अब इसमें देखिए क्या है एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि हमारे दायरे में आ चुका है गुड्स में. अब आपके माइंड में एक थोड़ा सा, मैं कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता, तो एक्शनेबल क्लेम के अंदर अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी गुड्स की, अदर देन एक्शनेबल क्लेम बोला गया था, बट रिलेटिंग टू सर्विस उसकी टैक्सेबल कर दी गई थी. तो सिमिलरली इन केस ऑफ द एक्शनेबल क्लेम इट हैज़ टू बी ट्रीटेड एज आउटसाइड ऑफ द सर्विस और गुड्स, बट द लॉटरी, betting or gambling has been covered under the purview of the GST. Now let's move to another service by an employee to employee in a course or in relation to his employment. अच्छा, हमने इस वाले केस में एक प्रोवाइजो भी पढ़ा था शेड्यूल 2 के अंदर. तो सिमिलरली ये एक एग्जाम्प्ट है, मैंने पहले ही बताया था. तो सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज एग्जाम्प्ट. नाउ क्वेश्चन राइज, एक सिमिलर क्वेश्चन है. फॉर एग्जांपल कि क्या इस वाले केस में हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि कोई एक एडिशनल प्रोजेक्ट है
अब उस वाले केस में क्या होता है, मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो इन्होंने यहाँ पे केवल डेफिनेशन के दायरे में इसी वजह से रखा कि अगर आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, देन ओनली यू विल ट्रीट दिस सर्विस एज एग्जेम्प्ट. However, any consideration in excess of 50,000 rupees during the financial year as a gift by employer to employee has not to be treated as exempt service and it has to be taxed accordingly. अब देखिए क्या होता है कि एम्प्लॉयर क्या करता है, बाय वे ऑफ इन्फ्लुएंस एक एम्प्लॉय के नाम पे रजिस्ट्री करवा देता है, या कोई एक सर्विस ले लेता है, या फिर उससे एक लोअर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन करवा लेता है, तो क्या वो एडिशनल और दो डिफरेंशियल वैल्यू, इट हैज़ टू बी कंसिडर एज अ सर्विस, बट it is not to be considered as in course or in relation to his employment. So this transaction has to be treated as supply and shall not be covered under the schedule 3. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या बोला है. सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज एग्जेम्प्ट. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक जेडी डिसाइड हुआ है, दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़, कुछ केपीआईज हैं जो मेरे को अपनी फुलफ़िल करनी है ड्यूरिंग द जॉब. अगर मैं उनसे रिलेटेड कोई सर्विस दे रहा हूँ तो वो सर्विस मेरी एग्जेम्प्ट है. दीज सर्विसेज आर कवर्ड अंडर शेड्यूल 3. बट नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. मेरा जो एम्प्लॉयर है, व्हाट ही डज, he by way of influencing me started a trade or transferring a few goods in my name at certain lower value and then again purchased me with a higher amount. So in that case the transactional difference between these two items has to be treated as supply because it passes all the test of the section 7 and shall be treated as supply of services or supply of goods as per the scenario whatever will prevail, and this will not be covered under schedule 3. Now let's move to the another, that is supply of goods from a place in the non taxable territory to the other place in the non taxable territory without such goods entering into India has to be treated as neither a supply of goods nor supply of services. अच्छा, ये अमेंडमेंट लेकर के आया गया है बाय वे ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 एंड इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 Feb 2019. अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये क्या सेल है, क्या नॉन टेरिटरी है. देखिए इंडिया के अंदर जो भी आउटसाइड इंडिया वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है. नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर ही कैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसे कहलाते हैं सेल, हाई सी सेल का कंसेप्ट. देखिए ये सारे अमेंडमेंट मैं एक सेपरेट वीडियो में भी ला के लेकर के आऊँगा. अभी फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि ये क्या है, क्या अमेंडमेंट है, कौन कौन सी सर्विसेज अभी एक्सक्लूडेड हैं. तो दीज आर हैज़ टू बी ट्रीटेड सेपरेट. और मैं इसके ऊपर कल या मोस्ट प्रोबेबली या डे आफ्टर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसके अंदर मैं इसे डिटेल्ड में समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अभी के लिए आप समझ लीजिए, मैंने अभी आपको एक टर्म बताई है हाई सी सेल्स. तो कोई से भी अगर सप्लाई फ्रॉम अ प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब सी के थ्रू ही कहीं और आप किसी और देश के अंदर आप ट्रांसफ़र करते हो, तो वो और विदाउट एंटरिंग इनटू इंडियाज़ टेरिटरी, तो इट हैज़ टू बी ट्रीटेड एज हाई सी सेल. इसके ऊपर एक सर्कुलर भी है, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए आप ये कंसिडर कर लीजिए कि ये टैक्सेबल नहीं है, कि हाई सी सेल के ऊपर कोई जीएसटी नहीं देना हो. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर एक्टिविटी, दैट इज़, देखिए क्या होता है, फ्यू फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट एंड पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एंड अदर लोकल अथॉरिटी, ये सारी को हमने एग्जेम्प्ट किया गया है. अब देखिए हमने क्यों एग्जेम्प्ट किया है, ये दे आर डूइंग द सर्विस फॉर अस, तो दे आर द एम्प्लॉय ऑफ अस बिकॉज दीज आर द पब्लिक सर्वेंट्स.
These are considered as public servant under the Constitution of India, and their rights and duties are definitely are defined under the relevant articles. So therefore, in order to exempt these services, because they are providing as a KRA of their job, so similarly it has to be treated as separate article, and the law cannot override the law of land, which is Constitution of India. Therefore these entries were excluded to levy the goods or service tax. Similarly, duties performed by any person who holds any post in pursuance of any provision of the Constitution in that capacity. Similarly, ये एक ही concept है, because these are the public servant and they are serving to us. So they are but we cannot say they are our employees. So similarly, in order to consider and to take the lenient view and not to override the Constitution of India, they are excluded from the definition of supply or service, or from the levy of supply of goods or supply of services. Similarly, the duties performed by any person as a chairman, member, director, or any body established under by the central government, state government, who is not deemed to be an employee before the commencement of this clause. Now, let's discuss further. Entries inserted via CGST Amendment Act. पहले आप अभी देख लीजिए इसमें. Supply of warehouse goods to any person before clearance for the home consumption. यहाँ पे जब तक कि हमारे इंडिया के अंदर वो होम कंजम्पशन के लिए, यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, यानी कोई इंटरनल यूज़ के लिए जब तक क्लियर नहीं हो जाता, तब तक सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी अदर पर्सन हमारा एक्सक्लूड रहेगा, और इट हैज़ नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स. अब देखिए क्या होता है, एक वेयर हाउस है, अब मेरा माल उतरा मुंबई पोर्ट पे, उसको मेरे को ट्रांसफ़र करना है दूसरे दिल्ली वेयर हाउस पे. अब वो रहा तो कस्टम के अंदर ही, लेकिन क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो सब एक ट्रांसफ़र हो गया. अब ट्रांसफ़र के केस में हमारा सेक्शन 7 इवोक हो जाता है. तो अब देखिए डबल टैक्सेशन हो जाएगा. पहले तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो टैक्सेशन लग गया, IGST लग जाएगा उसके ऊपर. देन उसके बाद में जब वो कस्टम बैरियर फ्रंट लाइन से बाहर निकलेगा होम कंजम्पशन के लिए, यानी कि जो देश के अंदर जो हमारे कंज्यूमर हैं वो यूज़ करेंगे, तो उस वाले केस में हमारी कस्टम ड्यूटी भी लगेगी और उसके ऊपर IGST भी लगेगा. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन दे इंसर्टेड दिस लाइन, दैट इज द सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन. Similarly, supply of goods by consignee to any other person by endorsement of. अब देखिए पहले वाले केस में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है. अब इस वाले केस में क्या होता है, बहुत सारे ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस की सर्विसेज हैं, बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे कस्टम एजेंट यहाँ पर आ जाते हैं जो सर्विस देते हैं ये. तो उस वाले केस में क्या होता है, एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं. बट अभी होम कंजम्पशन नहीं हुई, तो उस वाले केस में क्या हुआ, क्योंकि टाइटल क्लियर हो गया तो सारी की सारी कंडीशन ट्रांसफ़र हो गया, कंसिडरेशन हो ना हो, लेकिन गुड्स से अगर ट्रांसफ़र हो रहा है और वे बाय वे ऑफ एजेंट सप्लाई की रिलेशनशिप भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है, तो उस वाले केस में क्या होता है कि हमारी सारी कंडीशन सेक्शन 7 की फुलफ़िल हो रही होती हैं. So, but after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India, USA से सीधा इंडिया के अंदर आ रहा है, but before the clearance to the home consumption, but अभी इंडिया के अंदर अभी एंटर नहीं करा है, अभी उसके अंदर होम कंजम्पशन के लिए उसे क्लियरेंस नहीं मिली, अभी कस्टम फ्रंटियर पे ही है. So these are the entries which are excluded. So for today, thank you guys.